हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपने बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट लेकर के आए आपके लिए, जो कि आने वाले सीएचओ के जो भी एग्जाम है उनके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को मैक्सिमम अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में आज से अपन डील करेंगे और आने वाले सीएचओ के पेपर के लिए और जो भी आने वाली कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें कम्युनिटी में जहां से भी क्वेश्चन आता है वहां से उसको पूरी तरीके से डील करवाया जाएगा, ताकि यहां से कोई भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस ना रही। तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों को अपने साथ में जोड़ दीजिए और इसको आग की तरह फैला दीजिए कि आने वाली जो भी सीएचओ की मेनली सीएचओ के पर्पज के लिए और आने वाली जो भी आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें सीएचओ हो या कोई भी एग्जाम हो, लेकिन मेनली आपका सीएचओ स्पेशल क्लासेस जो कि आपसे वादा किया था वो वादा पूरा होने जा रहा है। यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ की आपकी स्पेशल डिमांड पर आपकी कम्युनिटी की क्लासेस अभी लगाई जा रही है। तो आने वाली एग्जाम के लिए आप अपने आप सीट की पेटी बांध करके तैयार रहिए और आने वाले एग्जाम में झंडे गाड़ने के लिए तैयार रहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि कम्युनिटी क्या होता है। सबसे पहले अपन देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है। तो कम्युनिटी हेल्थ बढ़ने से पहले कम्युनिटी के बारे में जानना आपको जरूरी होता है। कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, जहां की एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ में रहते हैं और अपने उनके कॉमन आइडियाज होते हैं, कॉमन नॉर्म फॉलो होते हैं और जो भी उनके कॉमन कल्चर होता है उनको एक साथ फॉलो किया जाता है, तो उसे कम्युनिटी कहते हैं। अब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मतलब क्या होगा? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मीन्स होता है कि एक किसी पर्टिकुलर समुदाय या कम्युनिटी में जाकर के उसको आउट ऑफ द हॉस्पिटल जो भी उसकी जो नर्सिंग केयर होती है या जो भी हेल्थ मेडिकल सर्विसेज दी जाती है उसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के नाम से जानते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक ऐसा ब्रॉड वे में आपका बहुत ही सोसाइटी और कम्युनिटी में यूजफुल होने वाला एक सब्जेक्ट होता है, जिसमें जाकर के आप कम्युनिटी हेल्थ नर्स बन करके या सीएचओ बन करके, जब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन करके आप अपने कम्युनिटी में जाओगे तो वहां पर होने वाली जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है या जो भी उनकी डिजीज होती है उनका अर्ली स्टेज में आपको जाकर के आइडेंटिफिकेशन करना होता है और आइडेंटिफिकेशन करके उसका प्रॉम्प्ट जल्दी से जल्दी उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके उसका अर्ली ट्रीटमेंट करना होता है। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो बहुत ही अच्छा आपका सब्जेक्ट है, जिसमें जाकर के एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स बनाई जाती है और एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और आपका जो भी सीएचओ है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, वो जिनको पोस्टेड किया जाता है कम्युनिटी में। अब कम्युनिटी में जाकर के क्या करते हैं कि जो भी इसकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन, जो भी कोई डिजीज होती है या अपकमिंग जो डिजीज चल रही है या आने वाली जो भी डिजीज होती है उनके प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है और जो डिजीज है उनका कैसे ट्रीटमेंट करके और जल्दी से जल्दी उसको कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उन सभी का डील कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में करते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अपन ने देखा है कि क्या होता है, एक ऐसा पर्टिकुलर जहां पर एक समुदाय यहाँ पर या कम्युनिटी होती है जिसमें जाकर के वहां पर हेल्थ सर्विसेज दी जाती है आउट ऑफ द हॉस्पिटल्स, उसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। तो यहाँ से सबसे पहले बात कर लो कि हेल्थ क्या होती है। हेल्थ का भी कई बार क्वेश्चन आता है और यहाँ से डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ होती है वो एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर कंप्लीट स्टेट है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल की एक ऐसी कंप्लीट स्टेट होती है जहां पर ना तो पर्सन किसी तरीके का पूरी तरीके से मेंटली, सोशली एंड फिजिकली फिट होना चाहिए और किसी तरीके की कोई भी उसको इंफॉर्मिटी और डिजीज नहीं होनी चाहिए। तो इसे पूरी तरीके से कहा जाता है हेल्थ। तो हेल्थ का एक डेफिनेशन है जो डब्ल्यूएचओ ने दी थी। तो हेल्थ की डब्ल्यूएचओ ने जो डेफिनेशन दी है वो लिख लीजिए यहां पर कि हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, social well-being of a person and not merely an absence of disease or infirmity। इसका मतलब हो गया है कि यहां पर हेल्थ का मतलब देखिए कि डब्ल्यूएचओ ने जो डेफिनेशन दी थी इसकी
कि हेल्थ एक स्टेट होती है कंप्लीट, जिसमें कि उसका पर्सन का कंप्लीट फिजिकल फिट होना चाहिए, कंप्लीटली मेंटली फिट होना चाहिए, और साथ साथ में सोशली वो वेलबींग होना चाहिए, और किसी तरीके की उसको कोई भी इंफॉर्मिटी और डिजीज नहीं होनी चाहिए। तो ये हेल्थ की डेफिनेशन है, जिसमें हेल्थ का मतलब हो गया कि पर्सन है वो फिजिकल यानी शारीरिक, मानसिक और सोशली पूरी तरीके से फिट होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, और किसी तरीके की उसमें कोई भी शारीरिक, मानसिक, फिजिकल मेंटल सोशल और नॉट मियरली एन एब्सेंट किसी भी तरीके का कोई भी डिजीज और इंफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। तो इस पूरी जो डेफिनेशन है ये WHO ने दी है, तो ये आपको याद रखनी है, इसमें स्पिरिचुअल नहीं आता है। तो ये WHO की डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। आगे बात करते हैं। अब WHO के अगर आपने क्वेश्चन ही उठाया है तो इसके बारे में कुछ डील कर लेते हैं। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का जो मीनिंग होता है, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। अब ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो WHO एस्टैब्लिश होता है वो कब हुआ? 7 अप्रैल एस्टैब्लिश हुआ था ये। 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को ये एस्टैब्लिश हुआ। 7 अप्रैल को 1948 में, यानी जब भी अपना देश आजाद हुआ था, आजादी के 1 साल बाद में WHO एस्टैब्लिश हो गया था। 7 अप्रैल 1948 को WHO एस्टैब्लिश हुआ, स्थापित हुआ था। इसके बाद में एवरी ईयर यानी प्रत्येक ईयर में आपका WHO है उसको वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो एवरी ईयर 7 अप्रैल को 7 April is celebrated as World Health Day। प्रत्येक 7 ईयर में 7 अप्रैल होता है। 7 अप्रैल को आपको क्या करते हैं, वहां पर वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। तो यहां से भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहां पर आप क्वेश्चन मार्क लगा करके, यहां पर एक स्टार मार्क लगा करके इसको 5 स्टार देना है कि एवरी ईयर 7 अप्रैल को कौन सा डे होता है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में या विश्व स्वास्थ्य दिवस यहां पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि पिछली बार तो राजस्थान CHO का पेपर हुआ था, हिंदी में हुआ था, तो यहां पर विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, तो जो भी इंग्लिश मीडियम से थे वहां पर उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी, इसीलिए कहा जाता है कि आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को एक साथ लेकर चलना है। तो यहाँ पर एवरी ईयर 7 अप्रैल होती है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं कि थीम। अब WHO होता है वो हर साल जब भी 7 अप्रैल आती है उस टाइम पे एक थीम देता है। तो WHO ने कौन कौन सी थीम दी है उसके बारे में अपन, थीम है WHO की, तो थीम से भी क्वेश्चन आता है, हर बार यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि WHO ने कौन कौन सी थीम दी है, या फिर आपकी एक दूसरी थीम होती है वहां पर, जो आप जब भी अपन नर्सेज डे मनाते हैं, कब मनाते हैं आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। 12 मई को यहाँ पर नर्सेज डे मनाया जाता है, तो उसकी भी जो थीम्स आती है वो इंपॉर्टेंट थीम्स होती है। लेकिन WHO की थीम, यहाँ पर WHO ने कौन कौन सी थीम दी है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो जो भी आपकी रिसेंट थीम है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो WHO की थीम्स कौन कौन सी है इसके बारे में अपन डील करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अभी रिसेंट थीमों की। तो उसमें जो लास्ट थीम थी यहां पर अपन 2015 में कौन सी थी, 2016, 2017 रिसेंट थीम है, उनको याद रखना है आपको। तो यहां पर आप बढ़ते चलिए 20, 21 और 22 में अभी रिसेंट में जो थीम दी है वो मेनली जो 2-3 ईयर की जो थीम्स है वो मेनली आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। लेकिन आपको याद रखना है, कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो 2014 की जो थीम थी वो वेक्टर बॉर्न डिजीज पर दी थी। जो भी वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है उन डिजीज पर थीम दी थी WHO ने। तो यहाँ पर वेक्टर बॉर्न डिजीज पे थीम दी थी।
और 2015 में यानी 2015 में वहां पर जो थीम दी थी वो फूड सेफ्टी के बारे में बताया था कि किस तरीके से फूड की सेफ्टी की जा सकती है, तो फूड सेफ्टी के बारे में बताया। 2016 में बताया था कि यहाँ पर कैसे बीट कर सकते हैं डायबिटीज के बारे में, डायबिटीज को कैसे बीट करना है या कैसे कंट्रोल करना है डायबिटीज को। डिप्रेशन लेस टॉक और ये दी थी थीम वो 2017 में दी थी, डिप्रेशन लेस टॉक। 2018 की मैं थीम की बात करूं तो 2018 की जो थीम थी वो थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। जो 2018 में थीम दी थी WHO ने वो थीम थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। यानी इसका मतलब हो गया कि यूनिवर्सल हेल्थ का सभी को ध्यान रखना है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज करके रखना है एवरीवन का, एवरीवेयर हर परिस्थिति में सबका क्या करके रखना है कि हेल्थ को कवरेज करना है। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिया था 2018 में, जबकि 2019 की जो थीम थी वो वही थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यहाँ पर 2019 की थीम है, जबकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर था, ये जो थीम थी वो 2018 की WHO की थीम है। 2020 में जो थीम दी थी WHO ने, वो WHO की जो थीम थी 2020 की, वो 2020 की थीम थी कि सपोर्ट करना है नर्सेज को। जो कोविड के टाइम पे नर्सेज ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो सपोर्ट द नर्सेज एंड मिडवाइज, नर्सेज और मिडवाइज है उन सभी का सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी थीम थी 2020 की जो नर्सेज में, जहां पर कोरोना काल में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से नर्सेज का, जहां भी नर्सेज और डॉक्टर्स को पर्टिकुलरली वहां पर कंपैरिजन करके और एक साथ उनका नाम लिया जा रहा था, तो बहुत ही अच्छा अचीवमेंट था नर्सेज के लिए 2020 में, जिसको देखते हुए WHO ने थीम दी थी कि सपोर्ट करना है नर्सेज एंड मिडवाइफ्स है उन सभी का सपोर्ट करना है। 2021 की बात करें तो बिल्ड ए फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड, फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड की आपको स्थापना करनी है या एस्टैब्लिश करना है, बिल्ड करना है फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड, आपके सभी के लिए बिल्डअप करना है फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड। और 2022 की जो अभी की जो रिसेंट थीम थी, वो उसकी जो रिसेंट थीम दी है WHO ने 2022 की, तो वो है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। आवर प्लेनेट का मतलब है जो भी हमारा प्लेनेट है, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, तो अपना प्लेनेट है उसकी अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, सेफ्टी करके रखना है। तो आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, जितनी ज्यादा आप प्लेनेट की सुरक्षा करोगे उतना ही ज्यादा आपका हेल्थ का अच्छी तरीके से हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं WHO ने कौन कौन सी थीम दी थी। तो थीम दी थी 2014 की थीम की मैं बात करूं, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से कि WHO ने कौन कौन सी थीम दी थी। तो 2014 में WHO ने थीम दी थी, वो दी थी कि वेक्टर बोर्न डिजीज के बारे में। 2015 में फूड सेफ्टी के बारे में बताया था। 2016 की बात करें तो वहां पर बीट करना है कैसे, किस तरीके से आप डायबिटीज को बीट कर सकते हैं और डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। 2017 की बात करें तो डिप्रेशन लेड टू, यानी डिप्रेशन में जो भी पर्सन डिप्रेशन में होते हैं उन्हें किस तरीके से डील किया जा सकता है। 2018 की जो थीम है वो रहने थी कि एवरी हेल्थ कवरेज करना है, एवरीवन और एवरीवेयर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज था, एवरीवन एवरीवेयर। 2019 की बात करें तो यूनिवर्सल हेल्थ का कवरेज करना है। 2020 में सबसे अच्छी जो चीज आई थी नर्सेज और मिडवाइफ्स के लिए कि सपोर्ट करना है नर्सेज को एंड मिडवाइफ्स को सपोर्ट करो। 2021 की थीम की बात करें तो बिल्ड ए फेयर हेल्थियर वर्ल्ड का आपको निर्माण करना है। 2022 की थीम है कि आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, आपका जो प्लेनेट है, जो भी आपका ग्रह है, जैसे पृथ्वी है तो वही आपकी हेल्थ है। आपको इसको किस तरीके से इसमें स्वच्छता बना करके, इसको क्लीननेस मेंटेन करके हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं,
ये सभी जो थीम थी वो दी है। तो यहाँ पर कहीं से भी जो रिसेंटली जो 2020 से 2022 तक है इनको आपको मैक्सिमम याद करके ही रखना है। अगर पुरानी भूल जाओगे ज्यादा दुख की बात नहीं है, लेकिन यहाँ से 2020 से जो अभी रिसेंट में जो थीम दी है वहीं से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर जहां से भी क्वेश्चन पुट अप होगा आपको पूरी तरीके से एक एक क्वेश्चन का यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझाया जाएगा कि कहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यहां से इसीलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। पता नहीं कहीं से भी क्वेश्चन बन करके आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन होगा वो यहां से बाहर जाने वाला नहीं है। तो आपको अच्छी तरीके से वीडियो को देखते रहना है। अब बात कर लेते हैं कि कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, और हेल्थ के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ के कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं उन कंसेप्ट के बारे में भी अपन बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हेल्थ होती है और उसके जो कंसेप्ट होते हैं उनका किस तरीके से हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में डील करते हैं। अब मेनली जो कंसेप्ट होते हैं हेल्थ के वो 4 टाइप के कंसेप्ट यहाँ दिए हुए हैं। फर्स्ट टाइप में कंसेप्ट की बात करें तो बायोमेडिकल कंसेप्ट होता है, या बायोलॉजिकल या बायोमेडिकल कंसेप्ट होगा। तो बायोमेडिकल कंसेप्ट की बात करते हैं, फर्स्ट नंबर पे आता है बायोमेडिकल कंसेप्ट। सेकंड नंबर के कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो बायोमेडिकल हो गया। बायोमेडिकल के बाद में जो कंसेप्ट आता है वो आपका कंसेप्ट रहने वाला है कि इकोलॉजिकल होगा। इकोलॉजिकल के बाद में आता है कि इकोलॉजिकल हो गया। इकोलॉजिकल के बाद में साइकोसोशियल एंड होलिस्टिक कंसेप्ट। तो इकोलॉजिकल कंसेप्ट होगा, और इको का मतलब होता है कि आपका जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड होता है इकोलॉजिकल कंसेप्ट देखने को मिलेगा। साइकोसोशियल कंसेप्ट होता है जो कि आपकी साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी से साइकोसोशियल कंसेप्ट देखने को मिलेगा। फोर्थ नंबर पे आपका जो कंसेप्ट रहने वाला है वो होलिस्टिक कंसेप्ट रहता है, जिसमें ऊपर के सभी बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइकोसोशियल तीनों कंसेप्ट होते हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो जो चौथा कंसेप्ट है वो होलिस्टिक कंसेप्ट रहने वाला है, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो ये 4 टाइप के मेनली कंसेप्ट देखने को मिलते हैं हेल्थ के। जिस तरीके से यानी कि हेल्थ को किस तरीके से इसके कंसेप्ट के अनुसार किस तरीके से ब्रॉड वे में इसको आसानी से आप हेल्थ को कवरेज कर सकते हैं, तो उसके लिए या किस तरीके से जो हेल्थ होती है उसको इफेक्ट किया जाता है, उन सभी को कंसेप्ट में यहाँ पर डील करेंगे। तो मेनली यहाँ पर 4 टाइप के कंसेप्ट देखने को मिलते हैं। पहला होता है बायोमेडिकल कंसेप्ट, सेकंड वन इज इकोलॉजिकल कंसेप्ट, थर्ड वन इज साइकोसोशियल कंसेप्ट एंड होलिस्टिक कंसेप्ट। अब बात करते हैं सबसे पहले कि बायोमेडिकल कंसेप्ट क्या होता है। तो बायोमेडिकल कंसेप्ट होता है वो बेस्ड होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी। बॉडी की जो भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होती है, बॉडी की जो संरचना है और जो फिजियोलॉजी है, उन सभी के ऊपर ये डील करते हैं। तो मेनली इसका जो फिजियोलॉजिकल एंड जो बॉडी की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पर ये मेनली बेस्ड होता है। तो यहाँ पर और ये डायरेक्टली रिलेशन रखता है फिजिकल डायमेंशन से। तो यहां पर बायोमेडिकल कंसेप्ट की बात करें तो ये किस पर बेस्ड होगा, तो बेस्ड होता है बायोमेडिकल कंसेप्ट। जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट था उस बायोलॉजिकल कंसेप्ट से या फिजिकल डायमेंशन है, फिजिकल डायमेंशन से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। फिजिकल डायरेक्टली रिलेटेड टू फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन है हेल्थ का, उससे डायरेक्टली रिलेशनशिप रखता है। इसमें क्या देखने को मिलता है कि अगर कोई ह्यूमन की बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी में अगर किसी तरीके की कोई भी बीमारी या इलनेस आ जाती है या वीकनेस आ जाती है, इलनेस आ जाती है, तो उसे कहा जाता है यहाँ पर बॉडी होती है वो वर्क करती है लाइक ए लाइव मशीन की तरह। इसका मतलब होता है बायोमेडिकल कंसेप्ट का अगर आपको मैं मीनिंग समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो बायोमेडिकल कंसेप्ट होता है इसमें जो मशीन बताया गया है, ह्यूमन बॉडी इज लाइव लाइक ए लाइक मशीन। जो ह्यूमन बॉडी
बॉडी होती है वुमन की, वो एक क्या करती है, लाइक ए मशीन की तरह कार्य करती है। और मशीन में अगर किसी तरीके की कोई भी डिजीज आ जाती है या फिर मशीन में किसी तरीके की कोई भी रुकावट या ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो उसे डिजीज कहते हैं। और उसे हेल्थ में अगर किसी तरीके का कोई भी अबनॉर्मलिटी होती है तो उसे डिजीज के नाम से जानते हैं। तो अगर किसी ह्यूमन बॉडी है वो वर्क करती है लाइक ए लाइव मशीन की तरह वर्क करती है और उसमें जो डिजीज आती है, इंफॉर्मिटी आती है, तो उसको कहा जाता है। और इसका जो मैकेनिक होता है वो डॉक्टर होता है। अब जब भी अगर कोई मान लीजिए कोई भी पर्सन है वो लाइक ए मशीन की तरह उसका कार्य चलता रहता है, लेकिन जब भी उसमें कोई भी डिजीज आती है तो वो जाकर के मैकेनिक के पास जाता है। और जब उसका मैकेनिक कौन है, ह्यूमन बॉडी का मैकेनिक होता है वो डॉक्टर होता है। तो डॉक्टर होता है वो मैकेनिक होता है। और जब भी डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है तो उसको ट्रीट कर देता है, वहां पर उसका मेडिकल मैनेजमेंट करके, सर्जिकल मैनेजमेंट करके, और उस पर्सन या में जो डिजीज आई थी उसको आसानी से ट्रीट कर देता है। तो जो मेनली इसका जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो बताया गया है कि ह्यूमन की बॉडी होती है वो एक लाइक में मशीन की तरह काम करती है। और जब भी मशीन में कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी या फिर उसमें खराबी आती है तो वो जाता है किसके पास में, डॉक्टर के पास जाएगा। अब डॉक्टर क्या होता है, एक लाइक एज ए मैकेनिक की तरह या आपके कारीगर या मैकेनिक की तरह काम करता है। और वो जाकर के वहां पर उसको क्या ट्रीटमेंट दे करके उसकी जो डिजीज होती है उसको ट्रीट कर देता है। तो ये इसका सार देखने को मिला है कि यहां पर बात करूं कि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन की जो बॉडी होती है वो लाइक ए मशीन की तरह होती है, यानी मशीन की तरह काम करती है। और जो डिजीज होती है, अब डिजीज क्या देखने को मिलेगी यहां पर, अगर ह्यूमन की बॉडी है वो मशीन की तरह कार्य कर रही है और कंसीडर किया जाता है यहां पर मैकेनिक ऑफ मशीन को। तो डॉक्टर की बात करें तो यहां पर डॉक्टर क्या रहने वाला है, मैकेनिक ऑफ मशीन, यानी मशीन को सुधारने वाला मैकेनिक होता है। यानी ह्यूमन की बॉडी में जो भी इंफॉर्मिटी या डिजीज आई है और इंफॉर्मिटी और डिजीज को क्या कर देता है, वो जाकर के सुधारता है। तो इसे नाम दिया जाता है कि इलनेस हुई थी पर्सन में, उसको जाकर के डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसको क्या कर दिया है, ट्रीट कर दिया है। तो इसे कहा जाएगा कि मशीन थी, ह्यूमन बॉडी एक मशीन है और जो डॉक्टर होता है वो मैकेनिक होता है। जब भी अगर मशीन में कोई भी रुकावट, दिक्कत या समस्या देखने को मिलती है या डिजीज आती है तो वो किसके पास जाएगा, डॉक्टर या हकीम के पास जाता है। और वो जाकर के डॉक्टर साहब उसका वैद्य उसका इलाज कर देते हैं और वो जो ट्रीटमेंट देते हैं उससे डिजीज होती है और ठीक हो जाती है। तो ये पूरा बायोमेडिकल कंसेप्ट था। इसके बाद में जो सेकंड कंसेप्ट है उसको देखते हैं कि सेकंड कंसेप्ट होगा वो कौन सा देखने को मिलता है। तो यहां पर सेकंड कंसेप्ट इकोलॉजिकल कंसेप्ट है। इकोलॉजिकल, इको का मतलब होता है इकोलॉजिकल का मतलब, इको से मतलब होता है कि एनवायरमेंट, हेल्थ और एनवायरमेंट के बीच में जो इम्बैलेंस हो जाता है। अगर हेल्थ है, हेल्थ ह्यूमन की बॉडी और एनवायरमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसे हेल्थ का नाम दिया गया है। तो यहां पर ह्यूमन बॉडी एंड एनवायरमेंट के बीच, ह्यूमन बॉडी एंड एनवायरमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उस रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है, हेल्थ नाम दिया जाता है। तो यहां पर अगर कोई पर्सन है और उसकी हेल्थ और एनवायरमेंट के बीच का, ह्यूमन की बॉडी और एनवायरमेंट के बीच का जो रिलेशन होता है उसे ही हेल्थ कहते हैं। अब ह्यूमन बॉडी और एनवायरमेंट के बीच में अगर रिलेशनशिप खराब होने लगती है तो उसको डिजीज कहते हैं। तो बात करते हैं यहां पर, ये ह्यूमन बॉडी है, एनवायरमेंट है, ह्यूमन बॉडी है, वो बैलेंस हो करती है बिटवीन एनवायरमेंट के बीच। ह्यूमन बॉडी, इसको समझने की कोशिश करें, ये ह्यूमन बॉडी है, ये इधर एनवायरमेंट है, और इन दोनों के बीच का जो बैलेंस होता है, यहां पर बैलेंस है इन दोनों के बीच और इस बैलेंस को नाम दिया जाता है हेल्थ।
अगर ये बैलेंस इम्बैलेंस में बदलने लगता है तो डिजीज हो जाती है। अगर ह्यूमन बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में जो बैलेंस स्टेबलाइज होता है तो उसे हेल्थ का नाम दिया जाता है। और अगर ह्यूमन बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच का बैलेंस अगर गड़बड़ाने लगता है या फिर इम्बैलेंस होने लगता है तो उसे डिजीज का नाम या इलनेस का नाम दिया जाता है। तो सेकंड कंसेप्ट था वो ऐसा है कि आपको ह्यूमन बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करके अच्छी तरीके का आपको एस्टेब्लिशमेंट करके रखना है। तो ये सेकंड जो था इकोलॉजिकल कंसेप्ट, इसके बारे में अपने डील कर लिया है। थर्ड नंबर पे जो कंसेप्ट आता है और वो कंसेप्ट है साइको सोशियल कंसेप्ट। साइको सोशियल का मतलब होता है कि फिजिकल और वो मेंटल और सोशल होते हैं, वो आपके कंट्रीब्यूट करते हैं हेल्थ के लिए। साइको थर्ड नंबर का जो कंसेप्ट है साइको सोशियल कंसेप्ट। तो साथ के साथ में आप नोट्स बनाते रहिए। मैं आपके लिए जितनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं आप भी उसका अपना अच्छी तरीके से भरपूर मेहनत करिए और आने वाली अपकमिंग एग्जाम में आपको झंडे गाड़ने हैं। तो साइको सोशल कंसेप्ट का मतलब होता है कि साइको का मतलब होता है कि यहाँ पर मानसिक से है यानी मेंटल हेल्थ से मतलब होता है साइको का। जबकि सोशियो की बात करें कि सोशियो का मतलब होता है तो सोशल हेल्थ से मतलब है यानी सामाजिक और साइकोलॉजिकल मानसिक मेहनत दोनों तरीके से मिलकर के ये डिटरमाइन करती है हेल्थ को। यानी साइको एंड सोशल साइको सोशल कंडीशंस होती है वो डिटरमाइन करती है हेल्थ को कि यहाँ पर दोनों मिलकर के साइकोलॉजिकली और सोशियोलॉजिकली दोनों कंडीशन मिलकर के डिटरमाइन करेगी हेल्थ को। तो यहाँ पर थर्ड कंसेप्ट है उसका मीनिंग ये होता है कि साइकोलॉजिकल जो भी कंडीशन होती है, साइको का मतलब होता है कि मेंटल और सोशल कंडीशन होती है वो हेल्थ को डिटरमाइन करती है। इसके बाद में जो लास्ट कंसेप्ट है इसका होलिस्टिक कंसेप्ट, उसके बारे में देखते हैं कि होलिस्टिक कंसेप्ट क्या कहता है। होलिस्टिक कंसेप्ट कहता है कि यहाँ पर कि और जो सभी जो तीनों कंडीशंस थी ऊपर वाली जो भी अपन ने कंडीशन पढ़ी हुई है वो सभी मिलकर के होलिस्टिक कंसेप्ट बनाती है। यानी तीनों का जो भी सार निकल करके आएगा वो होलिस्टिक कंसेप्ट में पूरा निचोड़ देखने को मिलता है। बायोमेडिकल हो, बायोमेडिकल, साइकोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल जो तीनों कंसेप्ट होते हैं उन तीनों कंसेप्ट को मिला करके होलिस्टिक कंसेप्ट बनता है। तो यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कहा जाता है इसको, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि जो ऊपर वाले तीनों कंसेप्ट थे बायोमेडिकल कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट एंड साइको सोशल कंसेप्ट तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं होलिस्टिक कंसेप्ट। यानी तीनों का जो भी डिटेल डिस्कशन होता है और उसका जो भी निचोड़ होता है वो कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन के नाम से जाना जाएगा या होलिस्टिक कंसेप्ट में इसको डील किया जाता है। ये मोस्ट अप्रूव्ड कंसेप्ट था। अब बात की जाती है कि सबसे अगर मोस्ट अप्रूव्ड की बात करें जो सबसे ज्यादा अप्रूव्ड था तो मोस्ट अप्रूव्ड कंसेप्ट की मैं बात करूं तो मोस्ट अप्रूव्ड कंसेप्ट था वो रहने वाला है होलिस्टिक कंसेप्ट है वो मोस्ट अप्रूव्ड कंसेप्ट है क्योंकि इसमें पूरी तरीके से सभी कंसेप्ट को शामिल किया जाता है। तो मोस्ट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल की बात करें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपने जो चारों कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रूव कंसेप्ट कौन सा है जिस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है और वो मेनली क्या करता है हेल्थ को डिटरमाइन करता है। तो ये जो कंसेप्ट है वो मोस्ट अप्रूव कंसेप्ट होता है जिसे होलिस्टिक कंसेप्ट के नाम से जानते हैं। इसमें सभी कंसेप्ट आते हैं उन सभी का निचोड़ होता है। अब जो कंसेप्ट था हेल्थ का वो प्रपोज किया था डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या दिया था कंसेप्ट ऑफ वेलबींग को प्रपोज किया था। तो यहां पर एक क्वेश्चन और लिख लीजिए कंसेप्ट ऑफ वेलबींग इज proposed by
डब्ल्यूएचओ ने कंसेप्ट ऑफ वेलबींग दिया था, तो इसे कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग को प्रपोज किया था या दिया था डब्ल्यूएचओ ने। ये नहीं है कि डब्ल्यूएचओ ने कोई गुलाब का फूल लेकर के प्रपोज किया था कंसेप्ट को, ऐसा कुछ नहीं है। प्रपोज का मतलब होता है कि दिया था, तो डब्ल्यूएचओ ने कंसेप्ट ऑफ वेलबींग का प्रपोज किया था। अब कई नालायकों के दिल में तो दिमाग में तो एक ही 14 फरवरी वाला वही वैलेंटाइन डे का दिन चल रहा है, उससे पहले कि हम एग्जाम देने जाए उससे पहले वैलेंटाइन डे मना के जाए। लेकिन नालायक को याद रखना है वैलेंटाइन डे बार बार आएगा, एग्जाम होती है बार बार नहीं आती है। इसलिए अपना जोश जुनून के साथ अपनी ईमानदारी से मेहनत करते हुए आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी अभी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर बाद में आप जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको सफल होने के लिए थोड़ी सी दिल से लगन से मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अपन ने सबसे पहले पढ़ लिया है कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है। इसके बाद में देखा है कि यहाँ पर थीम क्या क्या थी, डब्ल्यूएचओ ने कौन कौन सी थीम दी है उसके बारे में अपन ने डील किया। उसके बाद में अपन ने पढ़ा है कि कॉन्सेप्ट कौन कौन से दिए थे, कि कॉन्सेप्ट 4 तरीके के कॉन्सेप्ट दिए थे। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट था, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था, साइको सोशल एंड होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट था सबसे अप्रूव कॉन्सेप्ट है, और जो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग दिया था वो डब्ल्यूएचओ ने दिया था। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि डायमेंशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ के डायमेंशन कौन कौन से हो सकते हैं। तो हेल्थ के डायमेंशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर हेल्थ के डायमेंशन देखते हैं कि हेल्थ के कौन कौन से डायमेंशन हो सकते हैं। तो हेल्थ के बहुत सारे डायमेंशन आपको पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पर फिजिकल डायमेंशन होगा, मेंटल डायमेंशन होगा, सोशल डायमेंशन होगा, स्पिरिचुअल डायमेंशन होगा, और यहाँ पर वोकेशनल डायमेंशन होता है। तो बहुत सारे यहाँ पर आप डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपन डील करते हैं कि डायमेंशन ऑफ हेल्थ, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ के कौन कौन से डायमेंशन होते हैं। यहां से भी क्वेश्चन उठाया जाता है और पूछा जाता है कि एक्सेप्ट में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेल्थ का कौन कौन से डायमेंशन होते हैं, एक को छोड़ करके हेल्थ का कौन कौन से डायमेंशन है। तो यहाँ पर लिस्ट बनाते हैं कौन कौन से डायमेंशन होते हैं हेल्थ के। तो सबसे पहला फिजिकल डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशंस। सेकेंड वन पे आता है फिजिकल के बाद में मेंटल, चारों लिख लीजिए, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, वोकेशनल। तो यहां पर बहुत सारे आपको हेल्थ के डायमेंशन देखने को मिलेगा। फर्स्ट पे तो यहां पर अपन डायमेंशन ऑफ हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं कि डायमेंशन कौन कौन से होते हैं। तो मेनली जो हेल्थ के डायमेंशन होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, मेनली 5 होते हैं। फिजिकल डायमेंशन होता है, और फिजिकल डायमेंशन में क्या देखने को मिलेगा, एवरी सेल, टिश्यू और ऑर्गन होते हैं बॉडी के, वो अपने मैक्सिमम या ऑप्टिमम लेवल तक हेल्थ करते हैं और उसका वर्किंग करते हैं, और ऑप्टिमम कंडीशन तक, और वाइटल साइन होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। तो हेल्थ में फिजिकल डायमेंशन का क्या रोल होता है, फिजिकल डायमेंशन का मतलब होता है कि बॉडी की जो भी सेल होती है, टिश्यू होता है और ऑर्गन सिस्टम होते हैं, वो अपने ऑप्टिमम वर्किंग करते हैं, ऑप्टिमम जो कंडीशन होती है वहां तक वर्क करते हैं, और वाइटल साइन होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। तो यहां पर फिजिकल डायमेंशन का मतलब यही होता है। और सेकंड नंबर पे बात करते हैं कि यहां पर जो मेंटल डायमेंशन देखने को मिलेगा तो फंक्शन होते हैं। ऑल मेंटल डायमेंशन में क्या होते हैं, ऑल एज में जो मेंटल डायमेंशन के अकॉर्डिंग, मेंटल एज के अकॉर्डिंग क्या होते जाते हैं, जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती जाती है उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग उसके जो फंक्शंस होते हैं वो ऑलरेडी अपने आप वहां से स्पॉन्टेनियसली डिस्चार्ज होते जाते हैं। और मेनली जो मेंटल डायमेंशन होता है वो निर्भर करता है या डिपेंडेंट होता है आईक्यू पर। तो मेंटल डायमेंशन ये डिपेंडेंट होता है आईक्यू लेवल पर, डिपेंडेंट ऑन
आईक्यू, आईक्यू पर ये मेनली डिपेंडेंट होता है। बात करते हैं सोशल की सोशल डायमेंशन क्या होता है, तो पर्सन मेंटेन द सोशल आईपीआर, इसमें पर्सन होगा वो सोसाइटी के साथ में सामाजिक तरीके से पर्सन के साथ में क्या करता है, मेंटेन करके रखता है आईपीआर। तो मेंटेन इसमें आईपीआर पर्सन होगा वो मेंटेन करके रखेगा आईपीआर को। और आईपीआर की फुल फॉर्म अगर देखी जाती है तो आईपीआर का मतलब होता है इंटर पर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल यानी एक दूसरे व्यक्ति के साथ में, एक दूसरे पर्सन के साथ में जो रिलेशनशिप होती है उस रिलेशनशिप को ही क्या कहा जाता है, आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। स्पिरिचुअल की बात करें, सोशल नॉर्म को इसमें क्या करता है आईपीआर या सोशल डायमेंशन में, यहाँ पर जो सोशल नॉर्म होते हैं सोसाइटी के द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं जिनको कि पर्सन होता है वो सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करता है और उनका कभी भी क्या नहीं करता है, वहां पर सोशल वायोलेशन नहीं करता है। तो यहाँ पर सोशल डायमेंशन में इसे डील किया जाएगा। स्पिरिचुअल डायमेंशन की बात करें तो स्पिरिचुअल डायमेंशन में क्या होगा कि पर्सन होता है वो बिलीव करता है नेचर में, बिलीव इन नेचर, नेचर में बिलीव करेगा, भूत प्रेत भगवान में विश्वास करता है, रेस्पेक्ट करता है फीलिंग ऑफ अदर। यहाँ पर पर्सन होगा वो रेस्पेक्ट करेगा और फीलिंग, जो पर्सन है दूसरे पर्सन की फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, स्पिरिचुअल डायमेंशन में देखने को मिलता है कि पर्सन होता है वो नेचर में बिलीव करता है, वो भगवान को भी मानता है, भूत को भी मानता है और प्रेत को भी मानता है, और जो भी नेचुरल कंडीशन होती है उन सभी को फॉलो करता है। उसके बाद में जो भी रेस्पेक्ट करता है, अदर की फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करेगा, और अदर की फीलिंग की रेस्पेक्ट करना बहुत बड़ी उसके लिए, आगे अपने आप में दूसरों की रेस्पेक्ट करना अपने लिए बहुत ही ज्यादा आपकी पर्सनालिटी को या फिर आप में जो आपके सम्मान होता है किसी दूसरे के प्रति, वो आपके संस्कार को दिखाती है। तो यहाँ पर बिलीव करना है नेचर में और रेस्पेक्ट करता है, अदर की फीलिंग का यहाँ पर रेस्पेक्ट करेगा, अदर्स की फीलिंग का रेस्पेक्ट करता है। आगे चलते हैं वोकेशनल में कि वोकेशनल डायमेंशन में क्या देखने को मिलता है। वोकेशनल डायमेंशन का मतलब होता है पर्सन होता है वो अपनी लिवलाइहुड के द्वारा अर्न करेगा, लिवलाइहुड का मतलब होता है पर्सन अपनी आजीविका को चलाने के लिए कुछ कमाता है, जो कमाता नहीं है उसके लिए घर वाले भी पराये होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अर्न करता है, एवरी पर्सन होता है वो अपनी क्वालिटी के अनुसार, एजुकेशन के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी और एबिलिटी के अनुसार अपने आप में अर्न करता है, और अर्न करता है अपनी लिवलाइहुड के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए, अपने संघर्ष को कम करने के लिए, और अपनी जो भी आपकी आवश्यकता होती है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा करने के लिए अर्निंग होती है, वो बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होती है। तो एवरी पर्सन अपनी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, एबिलिटी, कैपेबिलिटी के हिसाब से वर्क करके अर्न करता है लिवलाइहुड के लिए। तो यहाँ पर मेनली 5 टाइप के वो डायमेंशन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अपन ने बहुत टॉपिक डील कर लिए हैं, यहाँ से हर 100% यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होने वाला है कि हेल्थ क्या होती है, हेल्थ के डायमेंशन कौन कौन से हैं, हेल्थ के जो कॉन्सेप्ट है कौन कौन से दिए गए हैं, थीम कौन कौन सी दी थी। तो अपन ने पूरी तरीके से यहाँ पर बहुत से आपके टॉपिक है उनको क्लियर कर लिया गया है। अब डिजीज की बात कर ले हैं कि आपने हेल्थ पढ़ा है, हेल्थ के बाद में डिजीज क्या होगी, तो डिजीज को देखते हैं। डिजीज का मतलब होता है कि डेविएशन फ्रॉम हेल्थ, हेल्थ से अगर डेविएशन हो जाती है या हेल्थ का अगर कोई इम्बैलेंस हो जाता है तो उसे डिजीज कहते हैं। डिजीज की मैं डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या देखने को मिलेगी डिजीज की, कि डेविएशन फ्रॉम हेल्थ, डेविएशन फ्रॉम हेल्थ, हेल्थ से अगर डेविएशन हो जाता है, हेल्थ से इम्बैलेंस हो जाता है, तो हेल्थ से अगर इम्बैलेंस होकर के इलनेस की तरफ जाते हैं तो उसे
डिजीज के नाम से जानते हैं। तो डिजीज का सिंपल सा मीनिंग होता है कि डेविएशन फ्रॉम हेल्थ, हेल्थ से डेविएट हो जाना ही डिजीज कहलाता है। जो नॉर्मल हेल्थ थी उससे डेविएट हो जाना डिजीज का नाम से जाना जाएगा। तो थ्योरी की बात कर लेते हैं कि थ्योरी कौन कौन सी होती है हेल्थ में। तो डिजीज की आपने हेल्थ पढ़ा है, हेल्थ के बारे में आप डिजीज पढ़ते हैं कि डिजीज होगी, हेल्थ है तो हेल्थ कभी ना कभी तो हर कोई पर्सन, ऐसा कोई पर्सन नहीं जो बीमार नहीं हुआ है। पैदा होने के बाद सभी पर्सन होते हैं बीमार होते हैं, लेकिन किसी में नॉर्मल साइन सिम्टम आते हैं तो किसी में बहुत ही ज्यादा सीवियर डिजीज देखने को मिलती है जो कि उसकी जान ले जाती है। यहाँ पर तो मेनली यहाँ पर अपन डील करेंगे, इसीलिए कम्युनिटी पढ़ाई जाती है कि आप जल्दी से जल्दी लोगों में होने वाली ऐसे लोग जो कि पर्टिकुलर हॉस्पिटलाइज नहीं होते हैं लेकिन उनको घर जाकर के किस तरीके से वहां पर उसका अर्ली मैनेजमेंट कर सकते हैं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और उसके बाद उसका प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करके उनको अधिक ज्यादा में और उसको अधिक कॉम्प्लिकेटेड होने से कैसे बचाया जा सकता है। इसीलिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आपके अलग अलग जगह पर लगाए जा रहे हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं आपके लिए। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के लिए। तो यहाँ पर अपन डील करते हैं कि डिजीज की जो थ्योरी थी वो कौन कौन सी थ्योरी होती है डिजीज की। तो बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ डिजीज। डिजीज की थ्योरी के बारे में अगर बात करें तो मेनली यहाँ पर 4 थ्योरी दी गई है। तो थ्योरी ऑफ डिजीज में अपन पढ़ते हैं कि कौन कौन सी थ्योरी यहाँ पर दी गई है। तो इट इज द मोस्ट, सबसे पहले यहाँ पर थ्योरी का नाम लिखेंगे, उसके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन होगा उसके बारे में पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी दी थी वो थ्योरी थी सुपर नेचुरल थ्योरी, सुपर नेचुरल थ्योरी, सुपर नेचुरल थ्योरी दी थी। सेकंड नंबर पे ग्रीक ह्यूमोरल थ्योरी, थर्ड जो थ्योरी है उसका नाम है कि यहाँ पर जो थर्ड थ्योरी थी वो यहाँ पर किसने दी थी, यहाँ पर लुईस पास्चर ने थ्योरी दी और इसे जर्म थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जर्म थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय, यानी किसने दी थी, तो वहां पर लुईस पास्चर ने जर्म थ्योरी दी थी। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड थ्योरी, फोर्थ नंबर की जो थ्योरी होती है वो एपिडेमियोलॉजिकल, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड थ्योरी, जिसमें कि एजेंट होस्ट एंड एनवायरनमेंट होते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं किसी पर्सन की हेल्थ को डिजीज के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो फिफ्थ थ्योरी है जिसे वेब ऑफ कॉजेशन या मल्टी फैक्टोरल थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसमें बहुत सारे मल्टी फैक्टोरल, बहुत सारे जिम्मेदार होते हैं डिजीज के लिए। तो मल्टी फैक्टोरल थ्योरी जिसे ही वेब ऑफ कॉजेशन, वेब ऑफ कॉजेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसके साथ के साथ आपको नोट्स बनाते चलना है कौन कौन सी थ्योरी है। फर्स्ट थ्योरी है सुपर नेचुरल थ्योरी। अब सुपर नेचुरल थ्योरी में क्या था, सुपर नेचुरल थ्योरी में देखने को मिलता है कि ऐसे भाई साहब यहाँ पर जो पर्सन होता है वो यह मानते हैं कि जो भी डिजीज होती है वो किसकी वजह से होती है। थ्योरी जहां पर ये डिजीज होती है वो किसकी वजह से होती है, भूत प्रेत की वजह से होने वाली, एविल डेविल, ब्लैक मैजिक, काला जादू, टोने टोटके की वजह से होने वाली होती है। यानी अगर कोई किसी पर्सन में डिजीज होती है तो उसके पीछे जिम्मेदार माना जाता है कि वहां पर किसी तरीके का साइनस है, एविल है, डेविल है, या फिर कोई ब्लैक मैजिक की वजह से होने वाली जो भी कंडीशन होती है वो डिजीज होती है, उसके पीछे ये ब्लैक मैजिक हुआ, काला जादू हुआ, एविल हुआ, डेविल हुआ, भूत प्रेत आत्मा, ये सभी जिम्मेदार होती है। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि मोस्ट एंशिएंट थ्योरी, सबसे पुरानी या प्राचीन थ्योरी की बात करते हैं तो सबसे पुरानी या ओल्ड थ्योरी थी, मोस्ट एंशिएंट थ्योरी थी वो सुपर नेचुरल थ्योरी थी। यहाँ पर सेकंड नंबर की थ्योरी की मैं बात करूं तो यहाँ पर, लेकिन इसको नॉट अप्रूव थ्योरी ये थ्योरी थी, इसको किसी ने कोई भी अप्रूव थ्योरी नहीं है। लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाते हैं, बातें बनाते हैं। नॉट अप्रूव थ्योरी है, किसी तरीके का कोई भी साइंटिफिक इसमें लॉजिक नहीं सामने आया है। तो भूत प्रेत आत्मा या काला मैजिक या ब्लैक मैजिक के द्वारा अगर डिजीज होती है ऐसा माना जाता है तो वो सुपर नेचुरल थ्योरी ऐसा मानती है। सेकंड नंबर पे ग्रीक ह्यूमोरल थ्योरी। अब ग्रीक ह्यूमोरल थ्योरी में मेनली क्या देखने को मिलेगा,
ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी में ऐसा माना जाता है कि डिजीज के लिए मेनली चार कंपोनेंट्स होते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं। अब चार कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो कि ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो 4 टाइप के फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, और इन 4 टाइप के ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी की बात करें तो 4 टाइप फ्लूइड्स आर प्रेजेंट इन बॉडी में 4 टाइप के फ्लूइड्स पाए जाते हैं, और इन चारों टाइप के फ्लूइड में अगर कोई इंबैलेंस देखने को मिलता है तो उसे इंबैलेंस या डिसकोऑर्डिनेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से डिजीज डेवलप होती है। तो कौन कौन से 4 टाइप के फ्लूइड है? वहां पर सबसे पहला होता है ब्लड, फ्लैजिम के बाद में ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल, ये 4 टाइप के फ्लूइड्स होते हैं जो कि किसी डिजीज के होने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो ये जो थ्योरी दी थी वो भी कोई अप्रूव थ्योरी नहीं थी, तो इसको भी कोई भी साइंटिफिक तरीके से इसको अप्रूव नहीं किया गया है, तो नॉट अप्रूव थ्योरी थी। ये भी जो है जो नॉट अप्रूव थ्योरी है। बात करते हैं जर्म थ्योरी की, तो जर्म थ्योरी अपन ने 3rd नंबर पे बताई थी कि जर्म थ्योरी देखने को दी थी, और जर्म थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने अभी इसका नाम बोला था। जर्म थ्योरी को प्रपोज किया था बाय लुईस पास्चर। अब लुईस पास्चर से भी क्वेश्चन बनता है कि लुईस पास्चर ने कौन सी थ्योरी दी थी डिजीज की? तो जर्म थ्योरी थी वो लुईस पास्चर ने दी थी, जहां पर लुईस पास्चर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज नोन एज लुईस पास्चर। लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं, जबकि रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो 2 और क्वेश्चन निकल करके आपके सामने आए हैं, तो यहां पर लिख लीजिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी होती है, उसका जो फादर माना गया है वो लुईस पास्चर को माना गया है। जबकि बात करें रॉबर्ट कोच की, एक और क्वेश्चन मार्क लगा करके यहां पर क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि रॉबर्ट कोच कौन है? तो रॉबर्ट कोच ने दी थी भाई साहब फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो 2 क्वेश्चन और आपके यहां से कंप्लीट हुए हैं कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? रॉबर्ट कोच को, और रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे, जबकि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है लुईस पास्चर को कहा जाता है। अब रॉबर्ट कोच ने किसकी डिस्कवरी करी थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो रॉबर्ट कोच ने डिस्कवरी करी थी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को ही कोच बैसिलाई के नाम से जानते हैं। तो कोच बैसिलाई इज आल्सो नोन एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जिम्मेदार होता है बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी पढ़ेंगे, जब भी कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ेंगे उसमें अच्छी तरीके से इसका डील करेंगे। जर्म थ्योरी दी थी, फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी थी। अब यहां पर ये थोड़ी बहुत अप्रूव थ्योरी लगी कि फर्स्ट साइंटिफिक, यहां पर कुछ साइंटिफिक लॉजिक लगाया। फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी थी वो कौन सी थी डिजीज की? तो सबसे पहले जो थ्योरी दी थी जर्म थ्योरी दी थी, लुईस पास्चर ने दी थी। तो फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी थी यहां पर। तो लुईस पास्चर ने बताया कि अकॉर्डिंग टू जर्म थ्योरी के अनुसार एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं डिजीज के लिए। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवी होता है जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड प्रोटोजोआ आते हैं, ये मेनली रेस्पॉन्सिबल होते हैं डिजीज के प्रोडक्शन के लिए। तो ये पहली थ्योरी थी जो कि एक्सप्लेन करती थी कंसेप्ट ऑफ, ये मेनली बेस्ड थी बायोमेडिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ पर। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन, तो यहां पर लिखना है कि दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन बायोमेडिकल कंसेप्ट। जो बायोमेडिकल कंसेप्ट था हेल्थ का, उस पर ये बेस्ड थी।
यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि लुईस पास्चर ने बताया कि अगर ये कोई भी डिजीज होती है तो उसके लिए ब्लैक मैजिक, काला जादू, टोना टोटका वगैरह जिम्मेदार नहीं होता है, एविल डेविल जिम्मेदार नहीं होती है। इसके लिए जिम्मेदार होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार होता है, जिसमें कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड प्रोटोजोआ आते हैं। ये कोई भी डिजीज करते हैं, माइक्रो बैक्टीरियम जा करके या क्या करते हैं, सॉरी जो भी माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो पर्सन की बॉडी में एंट्री करते हैं। अब वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इनहेलेशन से कर सकते हैं, डायरेक्टली किसी और रूट से भी जा सकते हैं। तो वो जाकर के बॉडी में क्या करते हैं, इन्फेक्शन, अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके अपनी संख्या को बढ़ाते जाते हैं और बढ़ा करके उसके इम्यूनिटी पावर को कम कर देते हैं और इम्यूनिटी पे जाकर के अटैक करते हैं और डिजीज कोज कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन होती है कि जर्म के लिए या जर्म थ्योरी बताती है कि वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है डिजीज के लिए। तो जर्म थ्योरी थी वो थोड़ी बहुत साइंटिफिक, फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी थी, जहां पर कुछ लॉजिक लगा करके यहां पर फर्स्ट थ्योरी दी गई, इसे थोड़ा बहुत माना गया, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब बात करते हैं कि यहां पर जर्म थ्योरी होती है वो कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये केवल और केवल कम्युनिकेबल डिजीज को ही क्या करती है, कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में ही बताती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में नहीं बताती है। तो रॉबर्ट कोच ने जो थ्योरी दी थी वो केवल और केवल कम्युनिकेबल डिजीज पर अप्लाई होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर ये अप्लाई नहीं हो सकती है। बात करते हैं इसके बाद में एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी की। तो फोर्थ नंबर पे जो थ्योरी दी थी डिजीज की वो थी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी के अनुसार बताया जाता है कि यहाँ पर 3 फैक्टर होते हैं जो किसी भी डिजीज के लिए या डिजीज के प्रोग्रेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। 3 ऐसे फैक्टर होंगे जिससे कि जिनकी वजह से या उनमें इम्बैलेंस होने की वजह से डिजीज कोजिंग होती है। तो वो कौन कौन से ऐसे डिजीज फैक्टर होते हैं या कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से डिजीज कोजिंग हो सकती है। तो ये मेनली जो फोर्थ था और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी फोर्थ थ्योरी है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी अब ये मेनली क्या करती है, एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी ट्रायड थ्योरी में ये मेनली क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे एजेंट होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं एनवायरनमेंट और इसके बीच में हेल्थ का कनेक्शन को इम्बैलेंस करने के लिए। ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं या एजेंट होते हैं जो कि जाकर के क्या कर देते हैं, हेल्थ में इलनेस को कन्वर्ट कर देते हैं। तो एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी थी, इसमें मेनली 3, ट्रायड का मतलब होता है 3, तो 3 से मिलकर बनी हुई होती है। यहाँ पर बात करें कि एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, 3 ऐसे एजेंट होंगे यहाँ पर कि एजेंट, 3 ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट एजेंट होगा, एजेंट होता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में, एजेंट होगा, होस्ट होता है एंड एनवायरनमेंट होगा। तो तीनों होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं किसी डिजीज की प्रोसेस के लिए। एजेंट है, होस्ट एंड एनवायरनमेंट होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। एजेंट का मतलब हो गया कोई भी डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट होता है, जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं या कोई भी अदर एजेंट हो सकते हैं जिनके द्वारा डिजीज स्प्रेड की जाती है। तो एजेंट का मतलब हो गया है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अदर कोई भी एजेंट हो सकता है जिनकी वजह से डिजीज में कन्वर्शन हो सकता है। होस्ट वो होते हैं जिनमें जाकर के इनका मल्टीप्लिकेशन होता है और एनवायरनमेंट होता है। इन तीनों में किसी तरीके के ये तीनों जिम्मेदार होते हैं कोई भी डिजीज को कन्वर्शन के लिए या कोई भी डिजीज होने के लिए। एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब एजेंट में कौन कौन से हो सकता है, एजेंट में फिजिकल एजेंट हो सकता है, केमिकल एजेंट हो सकता है, साइको सोशियल हो सकते हैं, इकोलॉजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, न्यूट्रिशनल हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एजेंट होते हैं। तो एजेंट में फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, सोशियोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, साइको सोशियल, बहुत सारे ऐसे एजेंट हो सकते हैं जिनकी वजह से क्या हो सकती है, डिजीज हो सकती है। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी देख ली है, इसके बारे में बात करते हैं
फिफ्थ नंबर की जो थ्योरी थी इसे वेब ऑफ पॉजिशन के नाम से जाना गया और वेब ऑफ पॉजिशन को ही मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो फिफ्थ थ्योरी लिखिए मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी। मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी या इसे ही नाम दिया जाता है वेब ऑफ पॉजिशन। वेब ऑफ पॉजिशन का मतलब होता है बहुत से कारणों का एक जाल है। वेब है, वेब का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे कारण जो कि जिम्मेदार होते हैं और रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी डिजीज के कन्वर्सन के लिए या डिजीज को पैदा करने के लिए। बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल, बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर या रिस्क फैक्टर हुए, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हुए, इटियोलॉजिकल फैक्टर हुए, ये सभी जिम्मेदार होते हैं डिजीज के लिए। तो यहां पर दिया गया है कि मोस्ट अप्रूव कंसेप्ट ऑफ डिजीज मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी था, वो मोस्ट अप्रूव था। मोस्ट अप्रूव्ड कंसेप्ट था, थ्योरी थी या मोस्ट अप्रूव्ड कंसेप्ट था हेल्थ का, वो मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी है। वो मोस्ट अप्रूव्ड कंसेप्ट ऑफ डिजीज का जो मोस्ट अप्रूव्ड कंसेप्ट दिया था वो यही था कि मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी या वेब ऑफ पॉजिशन। इसमें बहुत सारे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डिजीज इज ए रिजल्ट ऑफ द वेरियस प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। डिजीज होती है वो बहुत सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स का रिजल्ट होती है, जिसमें इटियोलॉजिकल फैक्टर, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर या रिस्क फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो यहां पर मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी थी, वेब ऑफ पॉजिशन के नाम से जाना गया। वेब ऑफ पॉजिशन का मतलब होता है कि बहुत से ऐसे कारण या कारणों का माया जाल होता है जिनकी वजह से डिजीज पैदा होती है, तो जिसे मोस्ट अप्रूव कंसेप्ट ऑफ डिजीज के नाम से जाना गया वेब ऑफ पॉजिशन या मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी को। इसमें बताया गया है कि किसी भी डिजीज होने के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं जिन्हें रिस्क फैक्टर, इटियोलॉजिकल फैक्टर या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन डील कर लिए गए हैं, यहां से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो थ्योरी को जल्दी से क्विक रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहली थ्योरी थी सुपरनैचुरल थ्योरी है। इसमें कहा गया है कि किसी डिजीज के जिम होने के लिए बहुत सारे ब्लैक मैजिक, काला जादू, एविल डेविल या भूत प्रेत आत्मा होती है, वो जिम्मेदार होती है, लेकिन ये किसी तरीके की कोई अप्रूव थ्योरी नहीं थी। सेकंड थ्योरी थी कि वहां पर क्या था, फ्लूड होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, और मेनली अपन ने फ्लूड पढ़े थे। वहां पर ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी थी। ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी में बहुत सारे 4 टाइप के फ्लूड थे, ब्लड, फ्लैजिलम, ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल। इनके बीच में अगर इंबैलेंस होता है तो डिजीज कॉज होती है, ये भी अप्रूव थ्योरी नहीं थी। थर्ड नंबर पे जो थ्योरी पढ़ी थी जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी थी वो फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी दी थी। जर्म थ्योरी को किसने दिया था, रॉबर्ट लुइस पास्टर ने दिया था। लुइस पास्टर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। रॉबर्ट कोच की अपन ने बात करी थी, रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं, और रॉबर्ट कोच ने कोच फिनोमिना दिया था। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या टीबी को कोच फिनोमिना के नाम से जानते हैं, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। इसके बाद में ये बायोमेडिकल कंसेप्ट पर बेस्ड थी। इसमें कहा गया है कि किसी भी डिजीज के लिए होने के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड प्रोटोजोआ आते हैं और रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जाकर के बॉडी में अपने मल्टीप्लीकेशन करके इम्यूनिटी को कम करते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। फोर्थ नंबर की जो थ्योरी थी वहां पर एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड थ्योरी देखा। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड थ्योरी में एजेंट और होस्ट एंड एनवायरनमेंट 3 टाइप के कंपोनेंट होते हैं जो भी किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब एजेंट में बहुत सारे एजेंट हो सकते हैं, मैकेनिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, थर्मल हो सकता है, न्यूट्रिशनल एजेंट हो सकते हैं, या सोशल, साइको सोशल, किसी भी तरीके का कोई भी वहां पर हो सकते हैं। बात करते हैं मल्टीफैक्टोरियल या वेब ऑफ पॉजिशन की, जो कि मोस्ट अप्रूव थ्योरी था डिजीज की। इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी डिजीज के होने के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं, जिन्हें रिस्क फैक्टर, वेब पॉजिशन, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर या रिस्क फैक्टर के नाम से जानते हैं।
अब आज इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम मॉडल के बारे में। हेल्थ और इलनेस के बीच का जो कॉन्टिन्यूम मॉडल होता है, उसके हेल्थ और वेलनेस के बीच में कौन कौन सा, या हेल्थ और इलनेस के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, इसको अपन को पढ़ना है। तो यहां पर हेडिंग लिख लीजिए आप, हेल्थ वेलनेस मॉडल। हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम मॉडल के बारे में पढ़ेंगे कि हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम मॉडल। हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम मॉडल बढ़ाने के लिए आपको एक नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वाला यहां पर एक प्लस का निशान बना लीजिए। यहां पर जहां पर अपन ने जब भी अपन क्या पढ़ते थे, दिशा वाला क्वेश्चन देखते थे, रीजनिंग में दिशा वाला क्वेश्चन को करने के लिए यहां पर प्लस का चिन्ह बनाते थे, वैसा वाला आपको एक प्लस वाला यहां पर एक साइन बनाना है। तो जो मेनली ऊपर वाला उत्साह होता है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला यहां पर बनाना है। तो सबसे पहले यहां पर आप लिख लीजिए नॉर्थ साउथ, नीचे वाला जो हिस्सा है साउथ होगा, इधर वाला हिस्सा होता है ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये आपको चारों लिखना है। उसके बाद में देखते हैं कि नॉर्थ की साइड में मैक्सिमम क्या होती है, हाई लेवल ऑफ वेलनेस देखने को मिलेगी। तो नॉर्थ की साइड में आपको लिखना है हाई लेवल ऑफ वेलनेस, और नीचे की साइड साउथ में लिखना है हाई लेवल ऑफ इलनेस। ये यहां पर ये साइन दिखा करके, ये डायग्राम दिखा करके पूछ लिया जाएगा कि हाई हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम मॉडल है वो नॉर्थ की साइड में क्या इंडिकेट करता है, तो हाई लेवल ऑफ वेलनेस को बताएगा। जबकि बात करें कि यहाँ पर साउथ की साइड में हाई लेवल ऑफ इलनेस को बताता है, ऑप्टिमम हेल्थ बताता है। यहां पर लिख लीजिए ईस्ट की साइड में कि ऑप्टिमम हेल्थ, ऑप्टिमम जो हेल्थ होती है उसको बताता है यहाँ पर ईस्ट में। जबकि बात करें डब्ल्यू की साइड या वेस्ट की साइड, तो यहाँ पर ये डैश को इंडिकेट करता है। तो इस तरीके का अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है डायग्रामेटिक और पूछता है कि हेल्थ इलनेस मॉडल को बताइए या हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम मॉडल बताना है आपको, तो वहां पर जो नॉर्थ की साइड होती है वहां पर हाई लेवल ऑफ वेलनेस देखने को मिलेगी, जबकि साउथ की साइड में हाई लेवल ऑफ इलनेस देखते हैं, ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ होगा, ऑप्टिमम हेल्थ होती है ईस्ट की साइड में होगी, जबकि डेथ होती है वेस्ट की साइड में देखने को मिलेगी। अब अपन ने जो क्वेश्चन पढ़ लिए हैं इनका जल्दी से यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। आने वाले आपकी जो भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या सीएचओ और जो भी आपकी रिलेटेड कम्युनिटी से कोई भी क्वेश्चन होगा यहाँ पर, वो सभी क्वेश्चन आपको डील करवाए जाएंगे। और आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छी तरीके से इस टॉपिक का एंजॉय किया होगा और अच्छी तरीके से इसको याद किया है। तो आने वाली जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसमें आप जाकर के झंडे गाड़ने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब अपन कंटिन्यू में थोड़े दिन के लिए, जब तक आपको अच्छी तरीके से पूरी तरीके से कम्युनिटी नहीं पढ़ाएंगे तब तक कम्युनिटी सब्जेक्ट को डील करना है अच्छे से आगे में। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मैक्सिमम दोस्तों तक इसको शेयर कर दे, ताकि आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम में सभी आपके फ्रेंड्स को इसका लाभ मिल सके और एंजॉयफुल आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और यूं बैठे बैठे कभी जय जयकार नहीं होती। लहरों से डर करके कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो यही मोटिवेशन, पॉजिटिव उम्मीद के साथ अपने पॉजिटिव अपने माइंड को सेट करके हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई करते रहना है, सभी काम करते रहना है। लेकिन आपको मेनली स्टडी को कंटिन्यू रखना है। कम पढ़े लेकिन जरूर पढ़े, डेली रूटीन बना करके पढ़ना है। ये नहीं आपने एक दिन में 20 घंटे पढ़ लिए लेकिन आने वाले 5 दिन तक आपने किताब खोल करके नहीं देखी है। तो आपको सबसे पहले रूटीन बनाना है, रूटीन बनाना है डेली पढ़ने का। चाहे दिन सूरज से निकले, चाहे सूर्य पश्चिम से निकले, चाहे
पूरब से निकले, पूरब की जगह पश्चिम से भी सूर्य निकल जा सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको कुछ भी हो जाए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। तो कंटिन्यू स्टडी के लिए आपके अंदर में एक इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है कुछ ही समय के लिए आप में जज्बा पैदा करेगा, लेकिन आप अगर इंटरनल मोटिवेट होंगे, अंदर से आपके पढ़ने की उम्मीद होगी, आपको लक्ष्य तोड़ने के लिए अगर आपको अंदर से अगर फीलिंग आएगी, तो जिस दिन जाकर के आपके अंदर से इंटरनल मोटिवेट हो जाओगे, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है। असफलता कोई एक शॉर्टकट होता है, असफलता होती है कुछ ज्यादा दिनों के लिए नहीं रहती है, सफलता होती है स्थायी होती है। तो जब भी आपको कभी असफलता मिलनी है तो सोचना होता है कि असफलता है सिर्फ कुछ दिनों के लिए है। जबकि एक बात बताता हूं मैं आपको कि अकबर ने बीरबल से पूछा कि आप ऐसी मुझे कोई ऐसा विचार बताइए कि अगर मैं सुख में सोचे, आदमी अगर सुख में सोचे तो दुख हो जाए, उसे दुख हो, और दुख में सोचे तो उसे सुख हो जाए। तो बीरबल ने उसे कहा था कि यहाँ पर जनाब ऐसा है कि आपका ये याद रखना है कि ये दिन गुजर जाएगा, ये दिन गुजर जाएगा या ये वक्त गुजर जाएगा। अगर इसको आदमी सुख में सोचेगा तो वो दुखी हो जाएगा, क्योंकि अभी उसके पास सुख है लेकिन गुजरने का नाम लिया है तो आगे दुख आने वाला है। और अगर कोई पर्सन दुखी है तो वो सोचेगा कि ये वक्त गुजर जाएगा तो उसको हैप्पीनेस आ जाएगी, यानी उसके बाद में अभी दुख है तो आने वाला है सुख। तो सुख दुख होते हैं, वो चलता रहता है, समय का चक्र है, परिवर्तन संसार का नियम होता है, परिवर्तन होता रहता है लाइफ में। तो परिवर्तन से घबराना नहीं है, आपको अपनी ही लाइफ में पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ पॉजिटिवली चेंज करके लाना है, पॉजिटिव चेंज करना है। अपनी आने वाली जो लाइफ बची है उसको एक अच्छी लग्जरी लाइफ जीने के लिए आपको 80,000 रुपए की सैलरी उठानी है और उसके लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना है। और नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो थोड़ी सी मेहनत तो आज करनी पड़ेगी। जो अभी मेहनत से जी घबरा करके या जी तो जुरा करके भगते हैं उनका कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर जो आज लोग मेहनत कर लेंगे उनका मैं इतिहास होगा, आने वाला जो भविष्य होगा, फ्यूचर होगा, वो बिल्कुल एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला है। तो आपको निरंतर डट करके संघर्ष से कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि इतिहास जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। इसलिए कभी भी व्यक्ति को संघर्ष से नहीं भागना चाहिए, हमेशा आपको संघर्ष के साथ में आज आपकी लाइफ में जितनी हार्ड होगी आप उतने स्ट्रॉन्ग बनोगे, और जितने ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनोगे आपकी लाइफ उतनी इजी होती चली जाती है। तो यहाँ पर आपको अपनी पॉजिटिविटी के साथ में अच्छी तरीके से अपने नेगेटिव लोगों से दूरियां बना करके दुनिया क्या कहती है इसका उसके आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसका मेनली आपके मस्तिष्क पर या ब्रेन पर इफेक्ट जाता है, और आपको एक दिल से आवाज निकालनी है कि मुझे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक सक्सेसफुल होकर के और क्रैक करना है इस एग्जाम को, और नर्सिंग ऑफिसर बन के दिखाना है, या फिर आपका जो भी लक्ष्य है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, जो भी आपको बनना है लाइफ में। और कभी भी आपको सफलता मिलने के बाद उस सीढ़ी पर नहीं रुकना है, हमेशा उससे ऊपर होने की आपको कोशिश करनी है। तो वहां पर लगातार अपने आप धीरे धीरे आप सफलता पाते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और कम्युनिटी की जो क्लासेज है उसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक मैक्सिमम शेयर कर दे ताकि सभी इसका लाभ मिल सके। लव यू ऑल, थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।